Yes, sir. So children, if I take an example of McDonald's and I say that McDonald's is doing business for buying and selling eatables. So it is their day-to-day activity, yes or no? So we call it as operating activity. I repeat children, we call it as a operating activity. सुनाई पड़ा? And McDonald's ने अपने स्टोर को सेटअप करने के लिए चिल्ड्रन कुछ फर्नीचर खरीदा हुआ है. They have installed air conditioners. They have installed LED screens जिस पे वो एडवर्टाइजमेंट चलते रहते हैं ताकि लोग आए ऑर्डर प्लेस करें. They have billing computers. They have cooking ware in the kitchen जो आपने स्टील की मशीन्स देखी होंगी. All these constitutes non-current assets. Yes or no? Yes. पक्का. And अब मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूं. For such activities, they have borrowed money from some bank or financial institutions. Heard this well? Yes, heard this well, children? Chaliye. Yes, children, all activities concerned with buying and selling are called as operating in nature. Concerned with non-current assets will be called as investing. बहुत प्रवचन मैंने लास्ट क्लास में दिया था. And concerned with shareholder funds and non-current liabilities called as financing. इतनी बात सबको समझ में आती है? अब मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र देता हूं and I want everybody to put this in their copies, children. Everybody अपनी कॉपी में so called आप ड्रॉ कर लीजिए सेंटर पेज फोल्ड करके दो कॉलम बच्चों, लेफ्ट एंड राइट. And left column we'll be putting the composition, that is the sequence of balance sheet. आपको वो चूरन याद होना चाहिए. First and foremost we used to write shareholders funds. Then we used to have children non-current liabilities. ऐसा ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं, जिंदगी में कभी कैश फ्लो का थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल गलत होगा ही नहीं. और अगली बार चैप्टर चिल्ड्रन आपको इंटरमीडिएट लेवल सीए में पढ़ने को मिलेगा. एंड फाइनली वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज टोटल. गॉट इट क्लियर? देन चिल्ड्रन वी हैव व्हाट इज टाइटल्ड एज ऑन द असेट साइड नॉन करंट असेट्स. इसमें आप फिक्स्ड टैंजिबल असेट्स एज वेल एज फिक्स्ड intangible लिखते थे. I see students used to write property, plant and equipment, and here property, plant and equipment and intangible assets. Thereafter we used to have what is called as current assets, and then we used to put the total. प्लीज पुट इट क्विकली. बस यहीं से लॉजिक स्टार्ट होता है. चिल्ड्रन, एनीथिंग क्लासिफाइड अंडर दीज टू रिप्रेजेंट्स द मनी विच इज यूज्ड फॉर डूइंग बिजनेस. सेंटेंस बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है. इन लॉन्ग रन, इन लॉन्ग रन, बिकॉज ये पैसा जाता थोड़ा है वापस. सो इन दोनों का टोटल आप क्या बोला करते थे बच्चों? कैपिटल employed. With reference to this, कोई भी पैसा आए या जाए, we children happen to call this as financing activities. I repeat children, in reference to this, any money that comes in or goes out is listed as financing activities. कभी भी आप गलती करेंगे ही नहीं. Thereafter children, thereafter any movement of money with respect to non-current assets, either money comes in or money goes out, will be
classified by a new term titled as investing. Please भूल जाइए आपने verb जैसा कुछ पढ़ा था, ये सब nouns हैं चिल्ड्रन. प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, फैक्ट्री में लगवा दिया, मनी विल गो आउट, प्लांट एंड मशीनरी विल कम इन, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. आफ्टर 5-7 years प्लांट एंड मशीनरी आउटडेटेड, न्यू टेक्नोलॉजी हैज कम, ये प्लांट किसी काम का नहीं है, यू सोल्ड इट एट स्क्रैप, प्रॉफिट लॉस हुआ आपको, आपने नया प्लांट एंड मशीनरी खरीदा. ये वाला जब खरीदा था 5 years ago इट वाज इन्वेस्टिंग. आज जब बेच रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, अगेन इट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टिंग. अगेन इट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टिंग. कुछ बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, वो पता है क्या सोचते हैं, पैसा आ रहा है तो फाइनेंसिंग और जा रहा है तो, ऐसा कुछ नहीं है. इशूइंग डिबेंचर्स, गेटिंग मनी, फाइनेंसिंग. आफ्टर 15 years पेइंग द मनी बैक टू डिबेंचर होल्डर, अगेन कॉल्ड एज फाइनेंसिंग. बाइंग लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी फॉर सेटिंग अप न्यू फैक्ट्री, न्यू ऑफिस, इन्वेस्टिंग. किराया महंगा लगने लग गया, ऑफिस की बिल्डिंग बेच के दूर पे खरीद ली कहीं पे, यहां पे जो मनी आएगा दैट इज आल्सो नोन एज इन्वेस्टिंग. हर्ड दिस चिल्ड्रन वेल? हर्ड दिस वेल? Yes, sir. थोड़ा सा स्टोरी में ट्विस्ट भी नजर आने वाला है आपको. एक्टिविटीज कंसर्न्ड विद करंट assets children and current liabilities. I repeat, activities concerned with current assets and current liabilities, debtors, creditors, day to day basis पे पैसे आने और जाने is known as operating. but थोड़ा सा स्टोरी में ट्विस्ट है. some items in the category of current liabilities also correspond to financing activity, like बैंक से ओवरड्राफ्ट लेना. आई रिपीट, बैंक से ओवरड्राफ्ट लेना या शेयर होल्डर्स को डिविडेंड वगैरह पे करना. तो दिस इज द ब्रॉड कॉन्सेप्ट. थोड़े बहुत डिफरेंसेस आएंगे, परेशान मत होइए, 99% इट विल बी अप्लाइड. तो whensoever I ask you that your office is now equipped with new air conditioning units, क्या आप इसको डेली बेसिस पे खरीदोगे, बेचोगे? एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट. बट आपने इसको डेकन के शोरूम से परचेज किया. फॉर द शोरूम, बाइंग एंड सेलिंग एयर कंडीशनर्स इज अ डे टू डे अफेयर, इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? ऑपरेटिंग एक्टिविटी. और आपने सोचा ईएमआई पे खरीद लेते हैं, इजीली पैसा देते रहेंगे. दैट ईएमआई फ्रॉम बैंक इज नोन एज financing activity. So if government of India is having a wish to start bullet train network from Ahmedabad or in between Ahmedabad and Mumbai, the bullet trains, the coaches, the engines, the rail patri and all that, this is all called as investing. कल को जब ट्रेन में हम लोगों को टिकट बेचेंगे, ड्राइवर को सैलरी पे करेंगे, टिकट कलेक्शन एजेंट्स को हम कमीशन देंगे टिकट बुकिंग का, टीटीज को टिकट चेक करने की सैलरी मिलेगी, इट इज ऑल ऑपरेटिंग. और जापान ने हमको 25 साल के लिए लोन दे दिया है कि जो भी वहां से बुलेट ट्रेन के स्पेयर पार्ट्स और यूनिट्स आएंगी, 25 years में हमको उनका पैसा वापस करना है. दिस लोन फॉर द एक्टिविटी इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी. चलें, टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज क्लियर. कैसे बैलेंस शीट के आइटम से आप अपना डेटा डिस्कवर करेंगे? पक्का? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? ऑपरेटिंग. सो चिल्ड्रन, आपने मान लीजिए एक नया माइक्रोवेव अवन खरीदा दीपावली के डे पे. सो द शॉप फ्रॉम वेयर यू हैव बॉट दिस, और इवन Amazon और फ्लिपकार्ट और रिलायंस डिजिटल, उनके लिए तो ये रोजमर्रा का काम है. व्हाट दिस विल बी कॉल्ड एज फॉर देम? ऑपरेटिंग. बट शोरूम के जिस जगह पे ये डिवाइस रखी गई थी, शोकेस के अंदर, अलमीरा में, कबर्ड में, रैक में, वो तो एक ही बार बनवाएगा और उसके ऊपर सामान हमेशा रखा रहेगा. इट इज व्हाट? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. और आपने सोचा ईएमआई पे खरीद लें, इट इज फाइनेंसिंग. तो टेक एन एग्जांपल कि यू थॉट आफ्टर क्लास 12 टू डू ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद एमबीए, एमबीए के साथ साथ आपने सीए या ग्रेजुएशन के साथ सीए भी कंप्लीट कर लिया. नाउ यू आर लॉन्चिंग अ न्यू स्टार्टअप. कैसा स्टार्टअप सर? अनअकैडमी जैसा आपने एक स्टार्टअप लॉन्च कर दिया. अनअकैडमी जैसा स्टार्टअप लॉन्च कर दिया, और पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड नहीं है बेसिकली.
ये जो वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म्स, मूवीज बनती हैं, यहाँ पे एक्टर और एक्ट्रेस की लिस्टिंग चलती है। गॉट इट क्लियर? तो अब वहां से प्रोड्यूसर्स एक्टर्स को हायर करते हैं। आपने एक तरह का जैसे मैट्रिमोनियल साइट होता है, मैच मेकिंग ब्राइड एंड ग्रूम का, तो आपने एक्टर और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का मैच मेकिंग करना चालू कर दिया कि किस स्टोरी के लिए कौन सा एक्टर फिट रहेगा, एंड यू आर गेटिंग सम कमीशन। जो भी एक्टर को प्रोड्यूसर डायरेक्टर पैसा देंगे 10% आपको मिलेगा, और आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। तो आपने पहले एक सर्वर लगवाया कहीं पे, गूगल का कनेक्टिविटी ली, इंडिया में 5-10 सेंटर्स आपने खोल दिए, कुछ टाइम में ट्रेनिंग स्कूल्स भी आपने खोल दिए। तो जितना आपका लैंड एंड बिल्डिंग, सर्वर, कंप्यूटर सिस्टम, फर्नीचर है, दिस ऑल विल बी कैटेगराइज्ड इन बैलेंस शीट एज व्हाट? बट जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो वी क्लासिफाई इट एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्यों बनाते हैं कैश फ्लो? ये तो लास्ट लेक्चर में बताया था, सबको क्लियर था। इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्वेस्टर। और डे टू डे बेसिस पे लिस्टिंग हो रही है, लोगों को काम मिल रहा है, आपको रेवेन्यू मिल रहा है, पैसा आ रहा है, दीज एक्टिविटीज आर ऑपरेटिंग। 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, आपने 4,000 करोड़ रुपए बोरो कर लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, इट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हर्ड दिस वेल चिल्ड्रन? पक्का? चलिए, लेट्स कंटिन्यू विद व्हाट इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट ऑफ पीएल। एवरीबडी मस्ट बी नोइंग इट। मैं नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से स्टार्ट करूंगा, चलो। देन वी सबट्रैक्ट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन and what we get is gross profit. Then we subtract, children, operating expenses. The answer that we get is called as operating profit. Heard this well? Operating profit के नीचे हम add करते थे what is called as non operating incomes. Rent received, dividend received, याद आया? Interest received and all. And thereafter, children, we used to subtract non-operating expenses like interest paid to the bank, bank charges and all. What we used to get as the answer? Net profit before tax. मैंने interest तो ऊपर ही मान लिया. And thereafter we used to subtract what is called as provision for tax. What we used to get the answer? Net profit after tax. Picture abhi baki hai. And thereafter we used to subtract dividend paid. And finally this is the balance of net profit. सुनाई पड़ गया इतना? So similarly here also, children, all activities right from this place to this place will be called as operating in nature. I repeat, what in nature? Operating. Non-operating incomes, वो income जो business करने की वजह से नहीं मिलती। बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है, फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक में है, म्यूचुअल फंड्स का SWP प्लान है जो हर महीने कुछ पैसा दे रहा है आपके बिजनेस को। Got it clear? Because you own some assets. These activities are called as investing activities. You have borrowed some money from bank as loan. Definitely you are supposed to pay what, children? Interest. तो interest आप पे करेंगे बैंक को because आपने borrow किया है. And as I have already said, borrowing से related activity है तो कौन सी होगी? Finance. Picture is yet to go. टैक्स तो भाई आपको हर साल देना ही पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव कम दें ज्यादा दें प्रॉफिट के हिसाब से। और आप ये जो टैक्स देंगे इट इज ऑल्सो योर डे टू डे एक्टिविटी। बट बिल्डिंग बेची, उस पे गेन हुआ और टैक्स दिया। आई रिपीट, बिल्डिंग बेची, व्हाट? गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्डिंग, और उस पे टैक्स दिया आपने। गुड्स बेच के जो कमाया उस पे टैक्स दिया, वो ऑपरेटिंग होगा। तो तोते की तरह रटना नहीं है आपको चीजों को। ओके, देन चिल्ड्रन, डिविडेंड इज पेड टू whom? टू माय रिलेटिव्स, टू योर रिलेटिव्स। सर हमारे तो कोई रिश्तेदारी नहीं है जब से क्लास ज्वाइन कर लिया। शेयर होल्डर्स, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट आंसर। तो शेयर होल्डर्स को हमने जो भी
डिविडेंड देना है चिल्ड्रन, it will be classified as which activity? Financing activity. सबको समझ में आ गया? So seeing to your statement of PL and balance sheet, you can easily classify which activities are operating, which activities are investing, and which activities are financing. समझ में आ गया? पक्का? Yes, sir. Update this fast. Update this fast, children. Be quick. Should I switch over the screen? Done all? चलो. So children, अब आपको कैश बुक में क्लासिफिकेशन बताना पड़ेगा. If any activity is of operating nature, you will mark O. Investing nature, you will mark I. और फाइनेंसिंग होगा तो F. समझ में आ गया? तो जियो सुना होगा, ये फियो है. फियो का ही उन्होंने जियो बना दिया. रेडी एवरीबॉडी? पक्का? चलिए लेट्स स्टार्ट. चिल्ड्रन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल ऑफ गुड्स टू द कस्टमर्स. इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी. डेटर्स से कैश मिलना ऑपरेटिंग. और मेरा बिजनेस है एजेंसी का. आई ऑर्डर गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री, दे गेट डिलीवर्ड टू द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर और मेरा कमीशन मेरे को मिल जाता है. तो आई एम अ कमीशन एजेंट. गॉट इट क्लियर? दिस एक्टिविटी विल बी ऑपरेटिंग. अंडरस्टूड दिस? Wages paid to the employees is a regular affair for the business. Yes or no? Answer is what? Operating. Operating. Salary paid to the employees in the office? Operating. Operating. जिस शॉप पे बिजनेस कर रहे हैं, ऑफिस में बिजनेस कर रहे हैं, उसका किराया तो देना ही पड़ेगा. एल्स लैंडलॉर्ड किक आउट कर देगा. What? Operating. Operating. Goods are kept in godown. Goods are kept in the so-called क्या कहते हैं, any business place, rented premises, anywhere. हम प्रीमियम पे कर रहे हैं ताकि रिस्क इंश्योरेंस कंपनी ले ले. विच एक्टिविटी? ऑपरेटिंग. पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर्स फॉर बाइंग गुड्स जो लास्ट मंथ खरीदे थे. ऑपरेटिंग एक्टिविटी. गुड्स बॉट फॉर कैश जिसका हम बिजनेस करते हैं. ऑपरेटिंग. समझ में आ गया? सो चिल्ड्रन, हियर वी से दैट द मनी विल फ्लो इन एंड हियर वी से दैट द मनी वुड फ्लो आउट. गॉट इट एवरीबॉडी? शैल आई प्रोसीड फर्दर? लैंड एंड बिल्डिंग इज एन एसेट. यस और नो चिल्ड्रन? तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट साइड में है, मतलब आपने बेचा, पैसे आए. विच एक्टिविटी इज दिस? इन्वेस्टिंग. मशीनरी परचेज्ड. मशीनरी इज आल्सो एन एसेट. विच एक्टिविटी चिल्ड्रन? इन्वेस्टिंग. Investing. मोटर कार आपने खरीदी बच्चों, इट्स आल्सो एन एसेट. इन्वेस्टिंग. Investing. प्लीज यूज कॉमन सेंस एंड आंसर. व्हाई आर वी रिसीविंग रेंट? क्या हमारा चेहरा अक्षय कुमार की तरह है? Then we must be receiving rent because we must have given some asset of ours to somebody to be used और वो हमें रेंट दे रहा है. So it is related to asset or liability. So this is also investing. Why are we receiving interest, children? क्या हम अमिताभ बच्चन की तरह लगते हैं देखने में? We must have invested our money somewhere. बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराया होगा. फिक्स डिपॉजिट मतलब इन्वेस्टमेंट्स. बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स किस कैटेगरी में आते हैं? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज असेट में. तो असेट से रिलेटेड है तो कौन सी एक्टिविटी हुई? इन्वेस्टिंग. पीपल हर्ड दिस? पीपल हर्ड दिस? टू इक्विटी शेयर कैपिटल मींस व्हाट? मनी इज फ्लोइंग इन और फ्लोइंग आउट. एंड टू डिबेंचर्स आल्सो मीन द सेम. सो चिल्ड्रन, पैसे आ रहे हैं आपके पास, करेक्ट? ये तो इनफ्लो है. नहीं आ रहे हैं इसलिए फाइनेंसिंग नहीं है. ये आ रहे हैं, इट इज इनफ्लो. कहां से आ रहे हैं बच्चों? शेयर इशू करके. तो शेयर होल्डर फंड से रिलेटेड कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग. डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से रिलेटेड. Financing. जो लोन लिया था वापस कर दिया. बैलेंस शीट में लोन जो हम लेते हैं, इट अपीयर्स वेयर? लायबिलिटी और असेट? लायबिलिटी. नॉन करंट और करंट? नॉन करंट. सो अगेन विच एक्टिविटी चिल्ड्रन? फाइनेंसिंग. Financing. To whom are we going to pay dividend? Related Share. to which activity? To Financing. whom are we going to pay interest, children? Again related with? And income tax to देना अपनी earnings पे. Which activity is this? Operating activity.
समझ में आ गया सर? कुछ बच भी गया है. यस, आई ऑल्सो एडमायर दिस. सो चिल्ड्रन, ये जो बच गया है इसको मौसी के यहाँ छोड़ाते हैं. दिस इज नोन एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. समझ में आ गया? पक्का? प्लीज अपडेट दिस वेरी क्विकली चिल्ड्रन, very quickly. Yes, sir. So children, if the shareholder, investor, anybody wants to know about the cash status of the company, क्या कंपनी ऐसी कैश बुक बना के दे दे? लोग कहेंगे जियो तो समझ में आया, फियो नहीं समझ में आया. तो इसकी एक प्रॉपर लिस्टिंग होती है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंगली द फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट यूज्ड टू बी लाइक अ कैश बुक. लेफ्ट साइड में रिसिप्ट्स होते थे और राइट साइड में पेमेंट्स. बट अब ऐसा नहीं होता. नाउ इट इज अ वर्टिकल फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल, अमाउंट. सो ये अमेंडमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में जब आया तो वी स्टार्टेड कॉलिंग इट एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3. सो लेट्स ड्रॉ अ फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड स्टार्ट विद दिस चिल्ड्रन. आपको फॉर्मेट बनाना है एग्जैक्टली जैसे आप ट्रायल बैलेंस बनाते थे. सिर्फ डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस की जगह it would be details and amount. Very quickly draw the format, children. So children, be quick with the format. So children, ये जो format है ये direct method का है. Practically direct method is not in your syllabus. People may have a question, sir, क्यों पढ़ रहे हैं? अगर बच्चों direct method नहीं पढ़ेंगे तो आपको cash flow में theoretical composition समझ में नहीं आएगा, and every time you are going to write a wrong answer. So you should not commit this error. That's why आपको डायरेक्ट मेथड पढ़ना पड़ेगा. बट सिलेबस में एग्जैक्टली हमारे कोर्स में इनडायरेक्ट मेथड है. आपको लगेगा सर ये बड़ा आसान है, वो सर जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तब आपका जवाब होगा मेरे ऊपर, सर बड़ा डिफिकल्ट है, बड़ा अजीब है. बट रिकग्नाइज्ड इज इनडायरेक्ट मेथड ओनली बिकॉज डायरेक्ट मेथड में एक सबसे बड़ा फ्लॉ है. सर्टेन इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज मिसिंग हियर. And what is that information? When you will study in direct method, you'll automatically come to notice that. So please draw a format like this, children. Very quickly, we'll connect again and continue.